हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 11 देखने वाले हैं, प्यारे नन्हे बेटे को। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों हम तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो कविता है इसके कविताकार जो है वो विनोद कुमार शुक्ल है। और इनके बारे में सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, फिर हम लोग संपूर्ण अर्थ देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह अच्छी तरह से हम लोग इसमें देखेंगे परिचय, संपूर्ण अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी इसके बाद हम लोग के पास जो भी चैप्टर बचेगा उसको क्लियर करने के बाद हम लोग पूरे चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे। प्रैक्टिस सेशन, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रहेगा ताकि आप लोग को एग्जाम में बेस्ट दे सकें। बस कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छा से मतलब जो भी आप लोग को वीडियो दिया जाता है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और समझ सके। तो चलिए, टेंशन नहीं लेना है। और मैंने इससे पहले भी आप लोग को पैटर्न बता दिया है कि इस ईयर कैसा पैटर्न आएगा। तो आप लोग को हिंदी में जो है वो 100 एमसीक्यूज की जगह पे आप लोग को सिर्फ 60 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 50 एमसीक्यूज का आंसर देना है। तो पैटर्न कुछ भी हो, बस हम लोग को अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि बोर्ड का काम है पैटर्न चेंज करना, लेकिन हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोग अच्छी तरह से मेहनत करें और अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए बस हम लोग दे सके। कंफर्म है एमसीक्यू दे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोग को जो है वो पूरी तरह से मतलब तैयारी रहना है। किसी भी यूथ के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाते हैं कि हम लोग को जाना किस तरह से है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है। तो हम लोग को वैसे ही प्रिपेयर करना है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब जाने के बाद कैसा आएगा वो हम लोग को नहीं देखना है। तो हम लोग को प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर नहीं देखना है। मतलब फ्यूचर में ये नहीं देखना है कि पेपर किस प्रकार का आएगा। वैसे आप लोग को पेपर बता दिया गया है कि हिंदी में 60 एमसीक्यू जाएंगे, तो उस बेसिस पे आप लोग को मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप लोग को वो सब नहीं सोचना है कि पैटर्न क्वेश्चन क्या आएगा, वो नहीं। बस अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, बस आप लोग सफल हो जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्यारे नन्हे बेटे को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल का परिचय। तो इनका जन्म जो है वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1 जनवरी 1937 में। जो जन्म स्थान है वह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो इनका जन्म जो है वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। बहुत से लोग पता किए हैं कि इनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है कि ये अभी जीवित है और हम सबके बीच में है। तो इनका जन्म जो है वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान जो है वह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ये जो है इनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और इनकी जो वृत्ति है वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर। इनकी जो वृत्ति क्या है, इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय, इसमें इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। निराला सृजन पीठ में जून 1994 से लेकर 1996 तक के अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। तो ये जो है वह कवि के जो है वो क्या है, परिचय है। तो इनका जन्म जो है वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनका जो निवास स्थान था, जन्म स्थान तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, लेकिन निवास स्थान जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इनकी वृत्ति जो है वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। निराला सृजन पीठ में ये अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। कितना से कितना तक? 1994 से लेकर के 1996 तक। इनको सम्मान भी दिया गया था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया था। दूसरा जो है वो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 ईस्वी में दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में दिया गया था। इनको 3 सम्मान दिए गए थे। कौन कौन? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दूसरा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 3 इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है वह 1992 में
दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। तो ये जो है वो कवि को सम्मान दिया गया था। तो कवि का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। इनकी जो वृत्ति है ये एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और ये जो है वो अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं निराला सृजन पीठ में। कितना से कितना तक? जून 1994 से लेकर के जून 1996 तक 2 साल तक ये जो है वो अतिथि साहित्यकार रहे हैं। इनको 3 सम्मान दिया गया था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 3 जो है वो इनको पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए इनकी कृति देखते हैं। तो इनकी जो कृति है वो पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुए हैं। इनकी पहली कविता संग्रह क्या है? लगभग जय हिंद। ये जो है पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुए हैं। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो है वो 1991 में। सब कुछ होना बचा रहेगा। ये जो है वो 1992 में। अतिरिक्त नहीं, ये 2001 में। ये सब जो है वो कविता संकलन है। तो इनकी जो कृतियाँ क्या है? सबसे पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद, ये जो है वो 1971 में प्रकाशित हुआ है। दूसरा है वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया है विचार की तरह 1981 में। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये 1992 में। अतिरिक्त नहीं 2001 में। और ये सब जो है वो सभी कविता संकलन है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास और कहानी संग्रह भी लिखी है। तो उपन्यास के कौन कौन से हैं? नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, ये और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये 3 जो है वो क्या है? उपन्यास है। तो ये जो है वह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो उपन्यास है कौन कौन से है? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार की खिड़की, दीवार में एक खिड़की रहती है। ये 3 उपन्यास है। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखी है, पेड़ पर कमरा और महाविश्वविद्यालय। ये 2 जो है वो कहानी संग्रह है। तो ये सब जो है वो इनकी कृतियाँ के बारे में नॉलेज थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं इनकी विशेष। तो इनकी विशेष जो है वह उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपन्यासों का कई भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है। इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह जो कि अनुवाद हो चुके हैं वह है पेड़ पर कमरा। इसका अनुवाद जो है वह इतावली भाषा में अनुवाद किया गया है। नौकर की कमीज, ये जो है वह नौकर की कमीज है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म बनाया गया है। तो इनकी जो विशेष क्या रही है? इनके उपन्यास को भारतीय भाषा में जो है वो अनुवाद कराया गया है। एक इनकी कहानी है पेड़ पर कमरा, ये अनुवाद ऑलरेडी हो चुका है। कौन सी भाषा पे? इतावली भाषा में। और इनकी जो एक उपन्यास है नौकर की कमीज, ये जो है वो मनी कौल द्वारा इस पर फिल्म भी बनाया गया है। तो आप लोग को कवि का परिचय आई होप समझ में आ गया होगा कि कवि का परिचय है क्या। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1937 में। अभी तक इनकी मृत्यु नहीं हुई है। जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। इनके निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इनकी वृत्ति आप लोगों को पता होगा कि मतलब एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। इनको 3 सम्मान दिया गया है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। 3 सम्मान दिए गए हैं। इनकी कृति सबसे पहला कविता संग्रह क्या है? लगभग जय हिंद। ये जो है वो 1971 में पब्लिश किया गया। दूसरा जो है वो आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये और सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। ये सब जो है वो कविता संकलन है। इनके उपन्यास 3 है, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती है थी। ये जो है वो इनके उपन्यास है। 2 कहानियाँ भी लिखी है, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। तो ये सब जो है वो लेखक का परिचय था। चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर जो है उसका भावार्थ देखते हैं। तो प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। मतलब इसमें प्यारे नन्हे बेटे के बारे में बताते हैं। तो चलिए ये जो पहला पंक्ति दिया गया कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 के कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है। इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं। यह कविता
उनके कवि संकलन वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह इससे संकलित है। ध्यान में रखिए, ये जो कविता किससे संकलित है? वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इस पंक्तियों में कवि कहते कि जब मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाया तो मैंने अपने बेटे से यह कहते सुना कि मैं दादा से बड़ा हो गया। ये जो है वह विनोद कुमार शुक्ल जो है वह अपने बेटे के बारे में बोलते हैं कि इस पंक्ति में कहते हैं कि जब मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाया तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मतलब उसको कहते हुए सुना कि मैं अपने दादा से बड़ा हो गया। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गांव में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के मतलब कंधे पर बैठे रहते हैं, भाई बहन किसी के भी कंधे पर बैठे रहते हैं, तो वो मतलब जो चलने वाले लोग हैं या फिर जो रिश्तेदार जो है उससे वो कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ, चाहे दादा हो या कोई भी हो, मतलब वो कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ। तो वही इस पंक्ति में बोला गया है कि जब कवि कहते हैं कि जब मैंने अपने बेटे को कंधे पर बैठाया तो मैंने बेटे से यह कहते सुना कि मैं दादा से बड़ा हो गया हूँ। तो इस पंक्ति में कवि जो है वो अपने बेटे के बारे में कहते हैं। आगे देखते हैं, प्यारी बेटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा करछुल सिंगरी शमशी दरवाजे की शाकल कब्जे की खीला दरवाजे में घुसा हुआ वह बोलेगी झटपट। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी बेटिया से पूछूंगी कि कहाँ कहाँ हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। वह झटपट बोलेगी कि चिमटा करछुल यानी करछुल जो खाना बनाने में यूज किया जाता है, चिमटा जिससे रोटी बनाया जाता है, शिगरी शमशी दरवाजे की साकल यानी दरवाजे में जो कील जो लगा रहता है वो, कब्जे खिला दरवाजे में धंसा हुआ है, इस सभी में लोहा है। तो कवि पहले पंक्ति में तो कहते हैं कि जब मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाया तो मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा मैं तो अपने दादाजी से बड़ा हो गया हूँ। और दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्यारी बिटिया से मैं पूछूंगा कि बतलाओ हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। तो जब मैं ये क्वेश्चन अपनी बेटी से पूछूंगा तो मेरी बेटिया जो है वह झटपट बोलेगी कि चिमटा करछुल सिंगरी शमशी दरवाजे के कील ये सब जो है वह क्या है, लोहा है, इस सब में लोहा है। तो मेरी बेटी झटपट बोलेगी, कवि कहते हैं इस पंक्ति में। अगला पंक्ति है कि रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंबे पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। मतलब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटियाँ थोड़ी देर रुकेगी, मतलब जब मैं उसे पूछूंगा, जब मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा उसे पूछूंगा कि बेटिया बताओ हमारे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, तो वो चिमटा सिगरी करछुल ये सब बताने के बाद झटपट वो बता देगी, लेकिन फिर वो रुक जाएगी, फिर याद करेगी बाहर 2 खंबे पर एक लोहे का लंबा तार बंधा हुआ है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। फिर वो याद करेगी एक साइकिल और एक सेफ्टी पिन भी जो लोहे की है। तो उनका कहना है कि कवि कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी जो है वह जब मैं उससे कुछ पूछूंगा, जब मैं पूछूंगा कि लोहा कहाँ कहाँ है तो वो पहले झटपट बता देगी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगी और याद करेगी। फिर वो बाहर 2 खंबे पर एक लोहे का लंबा तार खड़ा देखेगी जिस पर क्या होगा, भैया की गीली चड्डी सूख रही है। फिर वो याद करेगी कि एक साइकिल और सेफ्टी पिन में भी तो लोहा होता है, तो वो सब भी एक लोहा है। तो कवि जो है वो अपनी बिटिया के बारे में बताते हैं। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। इसके बाद इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वो आसपास देखेगी और सोचेगी। जब मैं अपनी बेटी से पूछूंगा कि लोहा कहाँ कहाँ है तो वो पहले झटपट बता देगी, लेकिन फिर सोचेगी, फिर बताएगी। लेकिन जब आसपास वो ध्यान देगी, अपने चारों तरफ जब देखेगी, सोचेगी, तो वो दुबली पतली पर है पर उसकी हरकत में बहुत तेज़ी होगी। मतलब उसकी बेटी जो है वो दुबली पतली है लेकिन उसकी हरकत क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी हो जाएगी। यह जानने की जल्दी है कि कहाँ कहाँ लोहा है। उनकी बेटी कैसी है, दुबली पतली है, लेकिन उसको क्या है, उसको हलचल मच रही है कि कहाँ कहाँ लोहा है, जल्दी बताने की।
अगला पंक्ति कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखाऊंगा बिटिया को फरवा कुदाली, टगिया बसूला खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के पर पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस पंक्ति में मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा कि और उसको सिखाऊंगा कि फवरा कुदाली, कुदाली जो खेत में यूज किया जाता है, टगिया बसूला खुरपी ये सब जो है वो लोहे की है, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में फांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली है। इस सभी में लोहा है, ये सब अपना अपना काम करते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं ये सब अपनी बेटी को याद दिलाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा कि ये सब में जो है वो क्या होती है, ये सब में लोहे होती है। मैं उसको अपने अपने आस पास के जगह में दिखाऊंगा कि वहाँ देखो वहाँ पे लोहा है और उसके अंदर लोहा है। तो कभी ये कहते हैं पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कारी डंडी और घमेला, हशिया चाकू और भिलाई, बलाडीला, जगह जगह लोहे के टीले। मतलब इसमें कवि कहते हैं कि मेरी पत्नी भी मेरी बिटिया को समझाएगी, याद दिलाएगी कि बाल्टी सामने कुएं में जो लगी हुई है, जो घिरनी टाइप का जो रहता है लोहे की, वो छत्ते की कारी डंडी और घमेला, हशिया चाकू ये सब जो है वो क्या है, इस सब में लोहा है। तो क्या करेगा, मेरी बिटिया को जो है वो याद दिलाएगी। कौन? मेरी पत्नी याद दिलाएगी, उसे समझाएगी। कवि ये कहते हैं लोहे में टीले छोटे पहाड़ ये सब जो है वो क्या है, लोहे की है। इसके बाद जो है वह इस तरह घर भर मिलाकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस तरह हमारा सारा घर मिलकर ढूंढेगा और समझाएगा कि कहाँ कहाँ लोहा है। तो कवि कहते हैं कि इस तरह से मेरी पत्नी हम लोग मिल करके मेरी बिटिया को समझाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो लोहा है। तो कवि समझाना चाहते हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो क्या है, वो लोहा के समान है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, वह औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हर वो आदमी जो अपने लड़के को अपने कंधे से ऊंचा करता है और लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढता है, उस घटना से लेकर के हर वो आदमी जो मेहनत करके अपना जीवन व्यापन करता है वह लोहा है। हर वो औरत जो दबी सताई जो बोझ उठाती है वो सब क्या है, लोहा है। तो इस पंक्ति में, इस कविता में जो है वह कवि अपने बेटे और बेटियों के बारे में बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा, मिलूंगा, तो मैं उसको कहूँगा कि बिटिया ये बताओ कि हमारे लोहा कहाँ कहाँ है। तो मेरी बेटी जो है वो झटपट बोलेगी चिमटा करछुल ये सब जो है वो लोहा है। फिर वो थोड़ी देर रुक जाएगी, सोचेगी और फिर बताएगी और देखेगी कि जो तार है, खंबे से जो 2 तार गई है जिस पे भैया के चड्डी सूख रहे हैं वो, और साइकिल ये सब में भी लोहा है। फिर उसको वो भूल जाएगी तो वो अपने अपने चारों तरफ देखेगी। मैं उसको दिखाऊंगा, उसे समझाऊंगा कि यहाँ यहाँ लोहा है। फिर मेरी पत्नी भी उसे समझाएगी। तो इस पंक्ति में जो है वह कवि सब पूरे फैमिली मिल करके लोहा के बारे में बताते हैं कि जितने भी चीज़ जो मेहनत करता है, चाहे वो लोहा हो, खुरपी हो, कोदाली हो या फिर इंसान हो, हर वो इंसान, चाहे वो दबी सताई औरत हो या फिर मेहनत करने वाली औरत हो या फिर जो इंसान मेहनत करता हो, वो सब क्या है, वो लोहा के समान है। तो इस कविता में जो है वो कवि हम लोग को यही समझाना चाहते हैं। तो चलिए इस सेशन में अब हम लोग एमसीक्यूज करते हैं इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो अधिनायक है, दूसरा प्यारे नन्हे बेटे को, तीसरा पुत्र बेग और चौथा हार जीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, तो प्यारे नन्हे बेटे को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया है। तो इनका जो ये प्रदान किया गया है वो हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1999 में दिया गया है। रघुवीर सहाय दमयंती ये तीनों इन्हीं को पुरस्कार दिया गया है, लेकिन जो सन 1999 है वो जो है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। तो ऑप्शन ए राइट है। पहला कविता कौन है? लगभग जय हिंद। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे किस विद्यालय में। इसमें पूछा गया है कि किस विद्यालय में ये जो है एसोसिएट प्रोफेसर है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। पहला कविता संग्रह पूछा गया है। तो ऑप्शन डी लगभग जय हिंद, जो कि कब हुआ था? 1971 में पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वार्तालाप शैली। वार्तालाप शैली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे नन्हे बेटे को कविता नामक नायक कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए। ये जो है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9 है विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7वें से 8वें दशक में ये जो है वह एक कवि के रूप में आए थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10 है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविश्वविद्यालय साहित्य किस विद्या का संग्रह है। तो ये क्या है? नाटक है, कहानी है, कविता संग्रह या क्या है। तो ये जो है वो ऑप्शन बी का कहानी संग्रह है महाविश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। तो नौकर की कमीज ये जो है वो उपन्यास है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो इंद्रजाल जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया। महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब जो इनके द्वारा लिखा गया है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस हिसाब से ये नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ के जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी अतिथि शहीदकार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो दयावंती मोदी कवि शिखर सम्मान ये भी दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। रघुवीर शाह स्मृति ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बताइए सेशन आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।